फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी रिसेंटली एक रिच डैड पुअर डैड डिस्कस किया है। रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक थी। इस बुक के एंड में इस बुक के ऑथर ने इस बुक को सजेस्ट किया था, थिंक एंड ग्रो रिच। फ्रेंड्स, इस बुक को आज हम डिस्कस करेंगे। ये बुक इससे पहले लिखी गई थी, रिच डैड पुअर डैड से बहुत पहले लिखी गई थी, 1937 में लिखी गई थी और ये भी बेस्ट सेलर बुक रही है। बहुत कमाल की बुक है ये भी, और अगर रॉबर्ट कियोसाकी ने सजेस्ट की है तो कुछ तो बात होगी इस बुक में। तो आज चैप्टर 1 को हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। इस टाइप की बुक ना तो पहले कभी थी और ना ही शायद फ्यूचर में कभी होंगी। इस बुक को लिखने की इंस्पिरेशन इस बुक के राइटर नेपोलियन हिल को मिली है। एंड्रियो कार्नेगी नाम की एक अमेरिकन इंडस्ट्रियल से एंड्रियो कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को अपना एक फॉर्मूला बताया था, कार्नेगी फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले को इस बुक में बताया गया है हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर आप इस बुक में समझ जाओगे इस फॉर्मूले को, तो आप भी वो बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो। ये समझ लो कि ये बुक बहुत सारे अमीर लोगों की सोच का एक निचोड़ है, एक फिलॉसफी है। ये सिर्फ उनके लिए है ये फिलॉसफी जो इसको लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते वो दूर रहें। शुरू करते हैं। एक और बात इसको शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ, जिस फॉर्मूले की यहाँ पर बात हो रही है वो इस बुक के किसी भी पेज पर आपको मिल सकता है। साफ साफ कहीं पर नहीं बताया गया है वो फॉर्मूला क्या है। बस उसे पहचानने की समझ रखो। उसका आधा हिस्सा तुम्हारे दिमाग में है और आधा हिस्सा इस बुक में है। अगर दिमाग का वो हिस्सा पहचान गया तो फटाफट आपको बता देगा। तो शुरू करते हैं। इस बुक में सबसे पहले कहा गया है कि दुनिया में कोई भी बड़ा काम किया जाता है, गौर से सुनना, इस दुनिया में कोई भी बड़ा काम किया जाता है वो शुरू होता है एक आइडिया से। सबसे पहले कुछ सोचना पड़ता है। ये बात मानते हो कि नहीं? कोई भी बड़ी चीज शुरू होती है एक आइडिया से। ये आइडिया है ना, बहुत बड़ी चीज है। शुरू करते हैं चैप्टर 1। थॉमस ए एडिशन का नाम सुना है आपने, जिन्होंने बल्ब बनाया था। उसके बाद वो बहुत बड़े आदमी बन गए थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया फटेहाल हालत में। इस आदमी का नाम था एडविन सी बर्न्स। आप में से बहुत से लोग एडविन सी बर्न्स का नाम जानते होंगे, इस आदमी का नाम जानते होंगे। ये जब एडिशन के पास आया था तो उसके पास ट्रेन के किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उस वक्त एडिशन का पार्टनर बनने की इच्छा लेकर यहाँ पर ये आया था। अब कोई और इसकी जगह होता तो सोचता कि मैं ये क्या पागलपन कर रहा हूँ, इतना बड़ा आदमी मुझसे क्यों पार्टनरशिप करेगा, मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्टली लैब में गए एडिशन की, उनको जाकर बोलते हैं कि सर मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। एडिशन ने खुद बोला कि उस आदमी को मैंने जब पहली बार देखा तो भले ही उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो जो चीज़ पाना चाहता है उसे इतनी बुरी तरीके से पाना चाहता है कि अपने फ्यूचर को जिंदगी के सिर्फ एक पासे पर लगाकर यहाँ पर आया हो। एडिशन ने ऐसे डायरेक्टली उसे पार्टनर नहीं बना लिया, उन्होंने उसको अपने काम के लिए रख लिया, एक काम पर रख लिया। महीने गुजर गए काम करते करते। उस बंदे को सिर्फ एक मौका चाहिए था कि एडिशन मुझे अपना पार्टनर बना ले, बस मैं यहाँ पर उनके लिए काम करने नहीं आया हूँ, पार्टनर बनने आया हूँ। बहुत बड़े आदमी है एडिशन, लेकिन पार्टनर तो मैं बन के रहूंगा। वो मौका ढूंढता रहा और आखिर में एक दिन मौका आया, और ऐसे आया कि उस बंदे ने उम्मीद भी नहीं किया था। ये मौका बहुत चालाक होता है, जब भी आता है ना तो पीछे के दरवाजे से आता है, पता भी नहीं चलता। दरअसल एडिशन ने एक मशीन बनाई थी। उस मशीन का नाम था एडिशन डिक्टेटिंग मशीन। लेकिन इस मशीन को लेकर एडिशन की खुद की सेल्स में श्योर नहीं थे कि ये मशीन बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी, आसानी से बिकेगी नहीं। अब इस बंदे ने मशीन को मौके की तरह देखा। महीने से ये यहाँ पर काम कर रहा था, अब जाकर एक मौका दिखा है इस मशीन के रूप में। 2 ही जने थे जिनको इस मशीन में वाकई इंटरेस्ट था, एक तो खुद बनाने वाले एडिशन और दूसरा ये बंदा। ये निकल गया बेचने के लिए मशीन को और मशीन बेच डाली। एडिशन खुश हो गए और बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया। ठीक है, छोटी सी नौकरी से ये बाहर आ गए, कोई 20-30 लाख डॉलर कमाए होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन ये बात इतनी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या चीज़ है कि सोचा। अगर सोचते ही नहीं, सोच बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रेन के किराए तक के पैसे नहीं थे, मैं जाकर पार्टनर कैसे बनूंगा। पर वो कहते हैं अड़े रहे जब तक वो चीज़ मिल नहीं गई। सब्र रखा उन्होंने। एक और ऐसी ही कहानी है, जो कहानी ये बताती है कि ज़्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके रास्ते में एक छोटी सी हार आ जाती है उनकी सक्सेस से पहले, इसलिए वो गेम ही छोड़ देते हैं। तो बड़ी हार वो हो गई जब उन्होंने गेम को छोड़ दिया। मिस्टर डार्विन नाम के एक आदमी की कहानी सुनाते हैं। यहाँ पर नेपोलियन हिल डार्विन के एक अंकल थे जो सोना खोदने
में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे। मतलब जो गोल्ड की खुदाई होती है तो वो वेस्ट में गए खुदाई करने के लिए, एक खदान में लगे रहे कुछ हफ्ते तक लगे रहे और एक दिन एक चमक दिखाई दी उनको, लेकिन बहुत गहराई में थी वो। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के पास में गए और उनको शामिल कर लिया इस खुदाई में। कहा पैसा लगाना पड़ेगा, मशीनें चाहिए होंगी, मशीनें मंगवाई गई और जितना हम उम्मीद कर रहे थे उस सोने के कुछ टुकड़े भी मिल जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये समझ लो कि हमारे सारे कर्जे चुकते हो जाएंगे। तो मिस्टर डार्वी भी अपने अंकल के साथ शामिल हो गए उस खुदाई में। अब अगर सोना थोड़ा सा भी मिलता तो सारे कर्जे उतर जाते, ये सोचकर लग गए। मशीनें नीचे जा रही थी, दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। बहुत देर तक काम चलता रहा, लेकिन अचानक जो चमक दिखाई दी थी इनको वो गायब हो गई। फिर भी ये खोदते रहे, लेकिन सब बेकार। आखिरकार इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया और सारी मशीनें कबाड़ी को बेच दी। सब कुछ बंद कर करा के कबाड़ी को मशीनें बेची और ट्रेन पकड़कर घर आ गए। फिर उस कबाड़ी ने क्या किया, एक इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर से बोला इंस्पेक्शन करो। उसने देखा कि यहाँ पर एक फूड लाइन है बीच में, और वो जहाँ रुके थे उसके सिर्फ 3 फुट बाद 3 फुट नीचे उस कबाड़ी को लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला। क्योंकि वो कबाड़ी ये बात जानता था जो ये नहीं जानते थे, कि हार मानने से पहले एक बार एक्सपर्ट की राय ले लेनी चाहिए। मिस्टर डार्वी और उनके अंकल को ये बात जब पता चली, कबाड़ी को लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिल गया है, तो बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोग सिर्फ 3 फुट से रह गए, 3 फुट से। फिर उसके बाद डार्वी लाइफ इंश्योरेंस वाले बिजनेस में चले गए और वो अपनी उस हार को एक टूल की तरह यूज करते थे। अपने इस इंश्योरेंस वाले बिजनेस में खुद से बार बार बोलते थे कि मैं सोने से 3 फुट दूर हार मान गया था, तो मैं इस काम में कैसे हार मान जाऊं, क्या मालूम मेरी सफलता मुझसे 3 फुट दूर इंतजार कर रही हो। इसलिए दोस्तों उन्होंने $1 मिलियन से ज्यादा का इंश्योरेंस हर साल किया, और ये कुछ चुनिंदा लोगों में से थे जो ये कर पाए थे। बड़े बड़े अमीर लोगों ने बताया है कि उनको सक्सेस उस पॉइंट पर आकर मिली है जहां पर वो ऑलमोस्ट हार मान चुके थे। इसी के साथ मिस्टर डार्वी एक और एक्सपीरियंस शेयर करते हमारे साथ में। ये कहानी तब की है जब वो अपने अंकल के साथ उनके मिल में बैठे थे। एक गेहूं की मिल थी, शायद उस वक्त वहां पर उस मिल में बहुत सारे काले किसान काम करते थे। तभी एक ब्लैक बच्ची आती है, अंदर आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। डार्वी के अंकल ने पूछा क्या चाहिए। वो बच्ची बोली मम्मी 50 सेंट मंगवा रही हैं। डार्वी के अंकल ने बहुत भारी आवाज में उस बच्ची को कहा नहीं मिलेंगे, भागो यहाँ से। बच्ची बोली यस सर, और चुपचाप खड़ी रही वहीं पे। अंकल काम में लगे हुए थे, बच्ची कहीं भी नहीं गई थी। अंकल की नजर गई उस पर, बोला ना जाओ यहाँ से, लेकिन वो हिली नहीं। अंकल के हाथ में जो कुछ भी था वो उन्होंने फेंका और हाथ में एक डंडा उठाया और बच्ची की तरफ बढ़े। डार्वी डर गए, उनको लगा आज अंकल उसे मारेंगे, सबक सिखा कर आएंगे। गुस्सा बहुत तेज था। वो करीब पहुंचे बच्ची के, तो बच्ची ने उनकी आंखों में आंखें डालकर एक कदम आगे बढ़कर चिल्लाकर बोला जोर से कि मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए, मतलब चाहिए। बहुत तेज चिल्लाकर बोला था कि अंकल वहीं रुक गए। ये क्या हुआ? उन्होंने अपना डंडा जमीन पर रखा, जेब में हाथ डाला, आधा डॉलर निकाला और बच्ची को दे दिया। वो पैसे लेकर चुपचाप चली गई और इसके बाद ये चुपचाप वहां बक्से पर बैठकर सोचने लगे। मिस्टर डार्वी भी सोचने लगे कि अभी अभी क्या हुआ। मतलब एक छोटी सी बच्ची, एक निग्रो बच्ची छोटी सी, इतने बड़े सफेद आदमी पे भारी पड़ गई, उसको हरा दिया। और ये क्या हुआ, उनके अंकल भेड़ की तरह बन गए उसके सामने। डार्वी ने ये सारी कहानी मुझे सुनाई, बोला ऐसा क्या हुआ होगा। मैंने उन्हें इस चीज़ की वजह बताई, तो मिस्टर डार्वी ने ये चीज़ जानकर उन्होंने अपने आगे करियर में इस चीज़ को यूज़ किया। मतलब जो इंश्योरेंस वाले करियर में वो गए थे, ये चीज़ से वो सीखे, और उस करियर के अंदर जब उनका ग्राहक नहीं मानता था इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो वो अड़ जाते थे, वो उसे मनाते थे। एक तो वो गोल्ड वाली कहानी तो उनको याद ही थी, एक ये बच्ची वाली कहानी। दोनों एक्सपीरियंस ने डार्वी की ज़िंदगी में बहुत मदद की। इस चीज़ से एक बात तो सीखने को मिलती है कि सक्सेस ऐसी मेंटल स्टेज पर पहुंचने से मिलती है जब किसी चीज़ को पाने के लिए पागलपन सर पे इतना सवार हो कि जब तक मिल नहीं जाती तब तक हम अड़े रहेंगे, हटेंगे नहीं। एक रिसर्च करने पर पता चला कि अमीर आदमी के दिमाग में चलता क्या है। आप खुद देखो, एक एवरेज आदमी को उसको हर एक वो चीज़ पता है जो इम्पॉसिबल है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। वो इन चीज़ों को पॉसिबल बनाने की बात ही नहीं करता, और जो चीज़ पॉसिबल होती है उन चीज़ों को वो मानने को तैयार ही नहीं है।
एक एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगी। अब इस बुक को पढ़ने वाले कई लोग सोच रहे होंगे, नेपोलियन हिल बताते हैं यहाँ पर कि ये सोच रहे होंगे कि सोचकर कौन अमीर बन सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो पॉसिबल चीज़ों को भी इम्पॉसिबल बना देते हैं। एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मुझे ये लोगों को देखकर एक चाइनीज़ आदमी याद आता है जो अमेरिका सीखने और पढ़ने गया हुआ था उन लोगों के तौर तरीके सीखने के लिए। तो वहाँ पर अमेरिकन ने उससे पूछा कि तुमने यहाँ आकर क्या सीखा, क्या खास लगा तुमको। तो वो बोला, आप लोगों की आंखें बहुत ही तिरछी हैं, बाकी सब तो ठीक है लेकिन आप लोगों की आंखें बहुत तिरछी हैं। बस यही बात कि आप लोगों की आंखें बहुत तिरछी हैं। और हम चाइनीज़ लोगों के लिए क्या बोलते हैं कि आपकी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते वो चीज़ को हम मानते नहीं हैं कि ऐसी चीज़ होती भी होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम नहीं मानते तो वो चीज़ है ही नहीं। ये तो वही बात हो गई, जो बाउंड्रीज हमने तय कर रखी हैं उसके आगे कोई बाउंड्रीज है ही नहीं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब सामने वाले की चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है, जो हम जैसा नहीं है, तो उसकी आंखें तो हमें तिरछी ही नज़र आएंगी। हेनरी फोर्ड ने सोचा था कि एक ऐसा इंजन बनाना है जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में होंगे। ये सपना देखा, डिज़ाइन तैयार किया, इंजीनियर को भेज दिया कि ऐसा ऐसा बनाओ। तो वो बोले कि सर ये इम्पॉसिबल है। फोर्ड बोले चलो ठीक है शुरू करो। वो बोले सर हमारी बात आपके कानों तक पहुंच भी रही है या नहीं? हमने बोला ये इम्पॉसिबल है। तो फोर्ड बोले चलो चलो शुरू करो, जल्दी करो। महीनों तक वो काम चलता रहा। 6 महीने गुजर गए, उसके बाद 6 महीने और गुजर गए। अब जो काम करते थे उन लोगों को अगर अपनी नौकरी प्यारी थी तो अपने मालिक की सनक को पूरा करना था। 1 साल तक ये काम चलता रहा पर कुछ नहीं हुआ और आखिरकार फोर्ड ने उनको बुलवा कर कहा कि लगे रहो, जितना टाइम लगे लगे रहो। और आखिरकार वो जो चाहते थे वो हो गया। इस बात से ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अड़े रहना कितना ज़रूरी है। चैप्टर 1 यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल ने इस बुक में साफ साफ कहीं भी नहीं बताया है कि वो कहना क्या चाहते हैं। इस बुक में वो अगले चैप्टर में वो कुछ प्रिंसिपल बताते हैं, बोलते हैं किसी एक आदमी की ज़िंदगी के लिए नहीं है ये प्रिंसिपल, कई लोगों की ज़िंदगी के लिए हैं। कई लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को से अपनी ज़िंदगी चेंज भी की है। इच्छा है तो आप भी करो, नहीं तो आपकी मर्जी है। चैप्टर 1 यहीं पर ख़त्म होता है, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।